हर दिन हम किसी न किसी आर्गुमेंट में फंस जाते हैं। कभी घर पर, कभी दोस्तों के साथ, कभी ऑनलाइन और कभी उन लोगों के साथ जिनसे हम बचना भी चाहते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि हर बहस में लाउडेस्ट इंसान नहीं जीतता। जीतता वो है जो सबसे ज्यादा शांत रहता है। अब सोचो, अगर हर आर्गुमेंट में आपका दिमाग रेजर शार्प रहे, आपकी आवाज स्टेडी रहे और सामने वाला खुद अपनी ही बातों में फंस जाए, बिना आपको कुछ जोर से बोलना पड़े। इमेजिन करो, लोग आपको सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट देने लगे क्योंकि आप कभी अपना काम नहीं खोते। यही असली साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। इस वीडियो में आप वो हिडन टेक्निक्स सीखोगे जो नॉर्मल लोग कभी समझ ही नहीं पाते। कैसे बिना चिल्लाए बहस को पलटा जाता है, किस तरह सटल पॉजेस पूरी कॉन्वर्सेशन की दिशा बदल देते हैं, और कैसे एक सिंपल सवाल सामने वाले की पूरी लॉजिक गिरा देता है। ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतने का तरीका नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी को अगली लेवल की पावर देने वाली स्किल है। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी हीटेड सिचुएशन में वो शख्स बन जाओगे जो कंट्रोल में रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है और कॉन्वर्सेशन को अपने हिसाब से मोड़ देता है। अगर आप आर्ग्यूमेंट में हमेशा गलत समझे जाते हो, दबे रहते हो या सामने वाला डोमिनेटिंग लगता है, तो ये वीडियो आपकी पूरी गेम बदल देगी। इंट्रो बस शुरुआत है, असली पावर आगे है। वीडियो पूरा देखो और खुद महसूस करो कि काम रहकर जीतना कैसा लगता है। चैप्टर 1, साइलेंट बैटलफील्ड। किसी भी आर्ग्यूमेंट की शुरुआत शब्दों से नहीं होती, बल्कि माइंडसेट से होती है। जब दो लोग बहस में उतरते हैं, तो असली लड़ाई उनके वर्ड्स की नहीं, बल्कि उनके अंदर चल रही साइकोलॉजी की होती है। यही वजह है कि आर्ग्यूमेंट एक तरह का साइलेंट बैटलफील्ड बन जाता है, जहां जीत उसे मिलती है जो पहले अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है। सामने वाला जितना लाउड होगा, उतना ही वो अपनी कमजोरी दिखाएगा, और आप जितने शांत रहोगे, उतना ही आपका कंट्रोल सामने दिखाई देगा। यही डिफरेंस एक नॉर्मल बहस और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस में फर्क पैदा करता है। साइलेंट बैटलफील्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आवाज कम और माइंड गेम्स ज्यादा चलते हैं। जब आप बहस की शुरुआत में ही खुद को काम रखते हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करने लगता है। उसे महसूस होता है कि आप कुछ कहना नहीं, कुछ साबित करना चाहते हो। और यही काम प्रेजेंस सामने वाले को परेशान करती है, क्योंकि लाउड लोग उन लोगों से डरते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन क्लियर सोचते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी बात कम होती है, लेकिन असर सबसे ज्यादा। बहस की शुरुआत में आपको सबसे पहले अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करनी होती है। क्लियर माइंड एक वेपन की तरह काम करता है। आपका गोल क्या है? आप किस पॉइंट को प्रूव करना चाहते हो? क्या आप सिर्फ जीतना चाहते हो, या सच में सिचुएशन को समझकर सही कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हो? जब आपकी इंटेंशन साफ होगी, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन और आपके वर्ड्स ऑटोमेटिकली पावर दिखाने लगेंगे। कामनेस खुद में एक सिग्नल है कि आप मजबूती से खड़े हो। साइलेंट बैटलफील्ड में सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है ऑब्जर्वेशन। आपको पहले सामने वाले की टोन, उसके वर्ड्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उसके गुस्से की इंटेंसिटी को नोट करना है। ये ऑब्जर्वेशन आपको बताता है कि वो किस इमोशनल लेवल पर है। अगर सामने वाला ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसकी लॉजिक भी कमजोर होगी। अगर वो डिफेंसिव है, तो वह खुद अपनी ही बातों में उलझने लगेगा। और अगर वो सिर्फ जीतना चाहता है, तो आप उसे काम रहते हुए आसानी से डिसार्म कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट शुरू होते ही कभी भी इंस्टेंट रिएक्ट मत करो। रिएक्शन आपको वीक दिखाता है। पॉज लो। 2 सेकंड का पॉज भी सामने वाले को साइकोलॉजिकली शेक कर देता है। वो सोचता है कि आपने उसकी बात को सीरियसली एनालाइज किया है। ये छोटा सा पॉज आपकी वैल्यू को बढ़ाता है और उसके कॉन्फिडेंस को कम करता है। यही साइलेंट बैटलफील्ड की असली चाल है। एक और चीज याद रखो, इस बैटलफील्ड में
आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखो, वॉइस स्टेडी रखो और आई कांटेक्ट स्ट्रांग। ये सिग्नल्स बताते हैं कि आप इमोशनली नहीं, लॉजिकली बात कर रहे हो। लोग अंदर से उस इंसान की बात मानते हैं जो शांत और कॉन्फिडेंट लगता है। साइलेंट बैटलफील्ड में आपकी कामनेस आपका आर्मर है और आपकी क्लैरिटी आपकी तलवार। जब दूसरे लोग आर्गुमेंट में अपनी एनर्जी खोते जाते हैं, आप उसी एनर्जी को अपने फेवर में बदल सकते हो। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे पावरफुल नेगोशिएटर्स और कम्युनिकेटर्स हमेशा शांत रहते हैं। वो जानते हैं कि विनिंग एन आर्ग्यूमेंट इज नॉट अबाउट बीइंग लाउडर, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्टर। अगर आपको लगता है कि बहस में आपका काम रहना मुश्किल होता है, तो इस वीडियो के बाकी चैप्टर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। पूरा वीडियो देखो और सीखो कैसे हर आर्ग्यूमेंट को बिना आवाज उठाए अपने फेवर में मोड़ा जाता है। चैप्टर 2, इमोशनल डिटैचमेंट। हर आर्ग्यूमेंट में सबसे पहली चीज जो लोगों को कमजोर बनाती है वो है उनका गुस्सा, उनकी हर्ट फीलिंग्स और उनका ईगो। ज्यादातर बहसें इसलिए बिगड़ती है क्योंकि लोग पर्सनल हो जाते हैं। जैसे ही इमोशंस हावी होते हैं, लॉजिक पीछे हट जाता है। और यही पॉइंट है जहां इमोशनल डिटैचमेंट आपकी सबसे बड़ी पावर बनती है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या रूड होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप आर्ग्यूमेंट को पर्सनल बैटल नहीं बनने देते। आप खुद को उस मोमेंट के गुस्से, इरिटेशन और ट्रिगर से अलग कर लेते हो। जब सामने वाला आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, आप खुद को रिमाइंड करते हो कि ये उसकी भावनाएं हैं, आपकी नहीं। ये उसका फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर की रियलिटी नहीं। यही सेपरेशन आपकी क्लैरिटी को शार्प कर देता है। जब आप इमोशनली डिटैच्ड रहते हो, तो आप सामने वाले की बातों को ऑब्जर्व करते हो, रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन हमेशा इमोशनल ब्रेन से आता है, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा इंटेलिजेंट ब्रेन से। इमोशनल डिटैचमेंट आपको इसी रिस्पॉन्स मोड में ले जाता है। आप सोचते हो, एनालाइज करते हो और फिर जवाब देते हो, न कि तुरंत फट पड़ते हो। बहस के दौरान ये याद रखना सबसे जरूरी है कि आपका लक्ष्य जीतना नहीं, समझना और कंट्रोल बनाए रखना है। ज्यादातर लोग बहस को ईगो फाइट बना देते हैं, लेकिन जब आप इमोशनली डिटैच्ड रहते हो तो चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखने लगती है। आप समझ जाते हो कि सामने वाला कहाँ वीक है, उसकी बात कहाँ फॉल हो रही है और किस पॉइंट पर उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आप उसकी साइकोलॉजी पढ़ पाते हो क्योंकि आप खुद उस मोमेंट की हीट में नहीं फंसे होते। इमोशनल डिटैचमेंट का एक बड़ा फायदा यह है कि आप सामने वाले की हार्श बातों को पर्सनली नहीं लेते। कई बार आर्ग्यूमेंट में लोग ऐसी बात कह देते हैं जो वो नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं कहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय उनका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेटेड होता है। अगर आप उन वर्ड्स को दिल पर ले लोगे तो आप भी उसी जोन में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को रिमाइंड करते हो कि ये बस उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसकी रियल सोच नहीं, तो आप काम रह पाते हो। बहुत बार डिटैच रहना मुश्किल लगता है, खासकर तब जब कोई आपकी बात को गलत ट्विस्ट करे या आपको अटैक करे। लेकिन इसी मोमेंट में आपकी असली स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। आप खुद से कहो कि ये मोमेंट टेम्पररी है, लेकिन आपका रिएक्शन आपकी इमेज परमानेंट बनाता है। अगर आप काम रहते हो तो जीत आपकी है, चाहे सामने वाला इसे समझे या नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट आपको एक और खास स्किल देता है। आप सामने वाले की इमोशंस को उसके खिलाफ यूज कर सकते हो। अगर वो गुस्से में है तो उसकी लॉजिक वीक होगी। अगर वो ऑफेंडेड है तो उसकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आप उसके इमोशनल पैटर्न्स को नोट कर सकते हो और समझ सकते हो कि उसका एंगर उसे किस दिशा में ले जा रहा है। जब आप खुद डिटैच्ड होते हो तो दूसरों की इमोशंस आपको क्रिस्टल क्लियर दिखती है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनलेस बन जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी इमोशंस को आर्ग्यूमेंट के स्टीयरिंग व्हील पर नहीं बैठने देते। आप खुद ड्राइवर रहते हो। आपकी कामनेस आपकी स्पीड को कंट्रोल करती है
और आपकी क्लैरिटी डायरेक्शन तय करती है। एक बार इमोशनल डिटैचमेंट की हैबिट बन गई तो आर्ग्यूमेंट्स आपको ड्रेन नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी बची रहेगी, आपका माइंड शार्प रहेगा और आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग लगेगी कि सामने वाला खुद सॉफन होने लगेगा। क्योंकि इंसान नेचुरली उस इंसान के सामने शांत हो जाता है जो खुद शांत रहता है। यही रीजन है कि सबसे पावरफुल नेगोशिएटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स हमेशा डिटैच्ड रहकर बात करते हैं। वो जानते हैं कि जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है वही पूरे मोमेंट को कंट्रोल करता है। चैप्टर 3, पावर ऑफ पॉजेस। बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट में ये मिस्टेक करते हैं कि सामने वाले की बात पूरी सुने बिना तुरंत बोलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी जवाब देना ही स्मार्टनेस है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। आर्ग्यूमेंट में सबसे पावरफुल टूल स्पीड नहीं है, पॉज है। एक सही जगह लिया हुआ पॉज आपकी साइकोलॉजी को सामने वाले से कहीं ऊपर उठा देता है। पॉज आपके दिमाग को समय देता है सोचने का, एनालाइज करने का और सही शब्द चुनने का। जब आप तुरंत जवाब नहीं देते और कुछ पल रुकते हो, तो आपकी कामनेस सामने वाले को दिखाई देती है। वो समझता है कि आप इम्पल्सिव नहीं हो, आप सोचकर बोलते हो। यही स्मॉल पॉज आपकी पूरी प्रेजेंस को ऑथोरिटेटिव बना देता है। पॉजेस हमेशा साइलेंस नहीं होते, ये एक सोचने वाली जगह होती है, एक काइंड ऑफ मेंटल स्पेस जहां आप अपनी इमोशंस को सेटल करते हो और अपनी लॉजिक को एक्टिवेट करते हो। पॉज आपकी टोन को भी स्टेडी बनाता है। आप शार्प, क्लियर और कॉन्फिडेंट सुनाई देने लगते हो, और ये चीज आर्ग्यूमेंट के दौरान आपको कहीं ज्यादा पावरफुल दिखाती है। पॉज का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये भी है कि ये सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देता है। लोग साइलेंस को समझ नहीं पाते, उनका माइंड ऑटोमेटिकली उस गैप को फिल करने लगता है, और कई बार वो बिना सोचे समझे एक्स्ट्रा बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं या अपनी ही बात कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। पॉज उनकी एनर्जी को स्कैटर कर देता है, जबकि आपकी एनर्जी फोकस्ड रहती है। पॉज में पावर इसलिए होती है क्योंकि ये कंट्रोल दिखाता है। जब आप काम होते हो तो आपके पास रुकने की कैपेसिटी होती है। लाउड और अनस्टेबल लोग पॉज नहीं ले पाते, उन्हें साइलेंस देख से डर लगता है। लेकिन जब आप साइलेंस को अपने फेवर में यूज करते हो, वो आपकी डोमिनेंस महसूस करते हैं। पॉज का दूसरा बड़ा फायदा है क्लैरिटी। आर्ग्यूमेंट में अक्सर पॉइंट्स मिक्स हो जाते हैं, लोग एक बात से दूसरी बात पर कूद जाते हैं और कॉन्वर्सेशन मैसी हो जाती है। लेकिन जब आप थोड़ा रुकते हो तो आप समझ पाते हो कि असली इशू क्या है, किस पॉइंट को एड्रेस करना है और किस बात को इग्नोर करना है। इससे आपका आर्ग्यूमेंट शार्प हो जाता है। पॉजेस आपकी इमोशंस को भी रीसेट करता है। गुस्सा, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन अगर भीतर उठ रहा हो, पॉज उसे काम डाउन करने का काम करता है। 2 सेकंड का गहरा सांस लेना भी आपके पूरे टोन को बदल सकता है। आप फिर से लॉजिकल मोड में वापस आ जाते हो। बहुत बार आर्ग्यूमेंट में जीत उस इंसान को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि उसे मिलती है जो सबसे सही जगह साइलेंस का इस्तेमाल करता है। साइलेंस एक सटल शक्ति है, ये आपको मिस्टीरियस भी बनाती है। सामने वाला सोचता है कि आप अंदर से क्या प्लान कर रहे हो। इससे वो खुद नर्वस हो जाता है, और नर्वस इंसान कभी भी मजबूत आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाता। पॉज स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि इन छोटे छोटे पॉजेज में कितनी ताकत छिपी है। ये पॉजेज आपकी बातों को वेट देते हैं। सामने वाला आपकी हर लाइन को ज्यादा ध्यान से सुनने लगता है। पॉजेज आपकी बातें इम्पैक्टफुल बनाता है। अगर आप हर सेंटेंस के बाद छोटा पॉज लेते हो, तो आपकी बातों का असर बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि आप हर शब्द को केयरफुली चूज कर रहे हो, और लोग ऐसे लोगों को नेचुरली इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी मानते हैं। पावर ऑफ पॉजेस सिर्फ आर्ग्यूमेंट में ही नहीं, पूरी लाइफ में काम आता है।
साइलेंस एक रेयर स्किल है, और जो साइलेंस को कंट्रोल कर लेता है वो कॉन्वर्सेशन को भी कंट्रोल कर लेता है। इन द एंड जीत उसी की होती है जो बोलने के साथ साथ रुकना भी जानता है। चैप्टर 4, कंट्रोल द फ्रेम। किसी भी आर्ग्यूमेंट में सबसे बड़ा खेल होता है फ्रेम का। फ्रेम का मतलब है कि बातचीत किस दिशा में जाएगी, किस एंगल से देखी जाएगी और किस तरह इंटरप्रेट की जाएगी। अगर आप फ्रेम कंट्रोल कर लेते हो तो आप पूरे आर्ग्यूमेंट को अपने हिसाब से शेप दे सकते हो। सामने वाला चाहे जितना भी लाउड हो, आप काम रहकर उसका पूरा नैरेटिव पलट सकते हो। फ्रेम कंट्रोल ही असली साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। फ्रेम वही जीतता है जो शुरुआत में अपना पर्सपेक्टिव सेट कर देता है। आर्ग्यूमेंट शुरू होते ही आपका पहला गोल यही होना चाहिए कि कॉन्वर्सेशन किस टेरिटरी में होगी। अगर सामने वाला इमोशनल फ्रेम में बात कर रहा है और आप लॉजिकल फ्रेम सेट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी बात वीक हो जाती है। लोग हमेशा उसी की बात मानते हैं जिसकी फ्रेम ज्यादा स्टेबल लगती है। फ्रेम कंट्रोल की सबसे बड़ी ट्रिक है सवाल पूछना। सिंपल क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन को सटिली आपके डायरेक्शन में ले जाते हैं। जैसे ही आप पूछते हो, लेकिन असली समस्या क्या है? हम फैक्ट पर बात करें या फीलिंग्स पर? इसे प्रूव कैसे करेंगे? आप इंस्टेंटली लॉजिकल फ्रेम का मालिक बन जाते हो। सामने वाला इमोशनल होता जाता है और आप काम रहते हुए कॉन्वर्सेशन की रेंज पकड़ लेते हो। जब आप फ्रेम कंट्रोल करते हो तो आप ये भी तय करते हो कि आर्ग्यूमेंट किस लिमिट तक जाएगा। बहुत बार लोग छोटी बातें लेकर बहस को ह्यूज इश्यू बना देते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही कामली कह दो कि चलो सिर्फ एक्चुअल पॉइंट पर फोकस करते हैं, तो आप विवाद को कंसाइज और क्लियर दिशा में ले जाते हो। यह स्मॉल सेंटेंस भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम है। फ्रेम कंट्रोल में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन। काम वॉइस अपने आप में एक डोमिनेंट फ्रेम है। लाउड वॉइस हमेशा डिफेंसिव फ्रेम बनाती है। आपकी स्टेडी टोन, बैलेंस्ड एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंट पॉजेस बताते हैं कि आप कॉन्वर्सेशन के ओनर हो। सामने वाला सबकॉन्शियसली आपके फ्रेम में खिंचा चला आता है। फ्रेम ब्रेक करना भी एक स्किल है। सपोज सामने वाला आपको प्रोवोक करने के लिए पर्सनल बात कर दे। अगर आप रिएक्ट कर गए तो उसका फ्रेम जीत गया। लेकिन अगर आप कामली कह दो, ये पॉइंट डिस्कस करने लायक नहीं, मैन इशू पर आते हैं, तो आपने उसका एंटायर फ्रेम कोलैप्स कर दिया। वह फिर वापस आपकी डिफाइंड बाउंड्रीज में आ जाता है। फ्रेम कंट्रोल का एक हिडन बेनिफिट यह भी है कि इससे आपकी परसीव्ड इंटेलिजेंस बढ़ती है। लोग नेचुरली उस इंसान की बात को महत्व देते हैं जो कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन संभाल सकता है। ऐसा इंसान लीडर की तरह लगता है, चाहे सेटिंग इनफॉर्मल ही क्यों ना हो। आर्ग्यूमेंट में काम रहकर फ्रेम कंट्रोल करना लोगों को दिखाता है कि आपकी सोच ऑर्गेनाइज्ड है। फ्रेम को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है रीफ्रेमिंग। सामने वाला किसी बात को नेगेटिव एंगल से कहे, आप उसी बात को अलग एंगल से प्रेजेंट करो। जैसे सामने वाला कहे, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। आप कामली कहो, मैं सुन रहा हूं और इसलिए समझना चाहता हूं कि असली कंसर्न क्या है। आपने इंस्टेंटली ब्लेम फ्रेम को अंडरस्टैंडिंग फ्रेम में बदल दिया। अब बहस कम और बात ज्यादा होने लगेगी। आर्ग्यूमेंट में जीत लाउडनेस से नहीं, फ्रेम से आती है। जो फ्रेम कंट्रोल करता है वो डायरेक्शन, टोन और आउटकम कंट्रोल करता है। आप शांत रहकर अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर दो, अपने क्वेश्चन स्मार्टली रख दो और सामने वाले को सटली गाइड करते रहो। पूरी बहस अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी। इन द एंड फ्रेम कंट्रोल वो स्किल है जो आपको किसी भी कॉन्वर्सेशन में इनविजिबल अपर हैंड देता है। लोग नोटिस भी नहीं करेंगे कि कैसे आर्ग्यूमेंट क्वाइटली आपकी तरफ झुक गया, लेकिन आप जानोगे कि ये सब आपके कंट्रोल्ड फ्रेम की ताकत थी। चैप्टर 5, स्ट्रेटेजिक लिसनिंग। आर्ग्यूमेंट में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सुनते कम है और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और हम अपने माइंड में
पहले से अगला सेंटेंस तैयार कर रहे होते हैं। यही हैबिट आर्गुमेंट को मैसी बनाती है और लॉजिक को कमजोर करती है। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिक लिसनिंग का इस्तेमाल करते हो तो पूरा आर्गुमेंट एकदम अलग शेप ले लेता है। स्ट्रेटेजिक लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है जिससे आप सामने वाले की बातों को डिकोड करते हो और उसी से उसकी वीकनेस निकाल लेते हो। स्ट्रेटेजिक लिसनिंग का पहला स्टेप है एक्टिव प्रेजेंस। इसका मतलब है कि आप सच में सुन रहे हो, हर वर्ड, हर टोन, हर पॉज। जब आप जेन्युइनली सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात को सीरियसली ले रहे हो। इससे दो फायदे होते हैं। एक, वो खुद सॉफ्टन हो जाता है और दूसरा, आप उसके असली पेन पॉइंट को पकड़ लेते हो। आर्ग्यूमेंट में जीत अक्सर इसी पॉइंट के आसपास छिपी होती है। लिसनिंग का एक हिडन पावर यह भी है कि सामने वाला खुद को रिवील कर देता है। जब आप उसे अनइंटरप्टेड बोलने देते हो तो वो अपनी इमोशंस, उसकी असम्पशंस और कई बार उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस भी अपने वर्ड्स में फेंक देता है। अगर आपने स्ट्रेटेजिक लिसनिंग की है तो आपको हर लूपहोल साफ दिखाई देगा। फिर काम रहकर आप एक सिंपल लॉजिकल सवाल पूछते हो और वो खुद अपनी ही बातों में फंस जाता है। स्ट्रेटेजिक लिसनिंग में एक टेक्निक होती है मिररिंग। इसका मतलब है कि आप उसके आखिरी वर्ड्स या की आइडिया को दोहराते हो। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला कहे तुम मेरी बात को समझते नहीं, तो आप कामली जवाब दो, तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं रहा। ये सिंपल लाइन सामने वाले को अपनी बात क्लियरली एक्सप्लेन करने पर मजबूर कर देती है। ऐसा करते हुए वो अपनी इमोशनल टोन से थोड़ा बाहर आता है और कॉन्वर्सेशन बेहतर होती है। लिसनिंग आपको आर्ग्यूमेंट की डायरेक्शन भी समझाती है। हर आर्ग्यूमेंट के दो लेयर्स होते हैं। एक विजिबल लेयर जो वर्ड्स में है और दूसरा हिडन लेयर जो इमोशंस में है। स्ट्रेटेजिक लिसनिंग इन दोनों लेयर्स को पढ़ लेती है। आपको पता चल जाता है कि असली इशू क्या है और कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर आप कामली उसे अपने डायरेक्शन में टर्न कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक लिसनिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि ये आपको नॉन रिएक्टिव बनाती है। जब आप सिर्फ सुनते हो तो आप आर्ग्यूमेंट की फायर में नहीं फंसते। आप बाहर से देख पाते हो कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। ये आपको एक मेंटल एडवांटेज देता है। सामने वाला जितना रिएक्ट करेगा, आप उतना ही स्टेबल लगेंगे। बहुत बार आर्ग्यूमेंट में लोग खुद को रिपीट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला सुन ही नहीं रहा। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिक लिसनिंग करते हो और बीच बीच में छोटी एक्नॉलेजमेंट लाइंस कहते हो, जैसे आई सी, समझ रहा हूं, तो सामने वाला अचानक काम हो जाता है। उसे लगता है कि उसे सुना जा रहा है और इससे आर्ग्यूमेंट की हीट कम हो जाती है। स्ट्रैटेजिक लिसनिंग का अल्टीमेट इफेक्ट यह है कि ये आपको ज्यादा इन्फॉर्म्ड बनाती है। आप आधी लड़ाई सिर्फ सुनकर ही जीत लेते हो। सामने वाला बोलकर थक जाता है और आप कामली उसके सारे वीक पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हो। फिर एक ही स्ट्रांग पॉइंट से आर्ग्यूमेंट को आपके फेवर में मोड़ सकते हो। लिसनिंग आपकी इंटेलिजेंस को विजिबल बनाती है। लाउड बोलने वाला अक्सर कमजोर लगता है, जबकि शांत सुनने वाला मजबूत दिखता है। स्ट्रेटेजिक लिसनिंग आपकी मैच्योरिटी दिखाती है, आपकी डिसिप्लिन दिखाती है और आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ रिवील करती है। इन दी एंड, आर्ग्यूमेंट में बोलना जरूरी है, लेकिन सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटेजिक लिसनिंग आपको वो क्लैरिटी देती है जो लाउड रिएक्शंस कभी नहीं दे सकते। जो अच्छी तरह सुनता है वही अंत में सबसे मजबूत शब्द बोलता है। चैप्टर 6, काम डोमिनेंस। आर्ग्यूमेंट में अक्सर यह माना जाता है कि जो ज्यादा लाउड है वही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन रियल साइकोलॉजी कहती है कि असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो पूरे समय काम रहता है। कामनेस सिर्फ एक एटीट्यूड नहीं, ये एक सटल डोमिनेंस है। यह डोमिनेंस बिना आवाज उठाए, बिना अग्रेशन दिखाए, सिर्फ प्रेजेंस से अपने असर छोड़ती है। यहीं से शुरू होती है काम डोमिनेंस की शक्ति।
काम डोमिनेंस का मतलब है कि आप पूरी कॉन्वर्सेशन में कंपोज्ड, स्टेडी और ग्राउंडेड रहो। जब सामने वाला गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेट हो या प्रोवोक करने की कोशिश करे, आपकी वॉइस स्टेडी रहे, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड रहे और आपकी एक्सप्रेशंस न्यूट्रल रहे। यह कामनेस सामने वाले के भीतर अनजाने में एक प्रेशर क्रिएट करती है। उसे लगता है कि आपकी स्टेबिलिटी उसके केओस से ज्यादा भारी है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उसी को फॉलो करता है जो इमोशनली स्टेबल हो। जब आप काम रहते हो तो आप नेचुरली लीडर जैसा इफेक्ट पैदा करते हो। सामने वाला सबकॉन्शियसली आपकी टोन, आपके वर्ड्स और आपके पेस को फॉलो करने लगता है। यही मोमेंट है जहां आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। काल्म डोमिनेंस का एक बड़ा असर है कि आपकी हर लाइन पावरफुल लगती है। लाउड या इरिटेटेड टोन आपकी बात को चीप बना देती है, लेकिन काम टोन आपकी बात को वेट देती है। आपकी वॉइस स्टेडी होती है तो आपके वर्ड्स शार्प हो जाते हैं। सामने वाला आपकी हर बात को सीरियसनेस से सुनता है। उसे लगता है कि आप बात नहीं कर रहे, आप डिसीजन दे रहे हो। काम डोमिनेंस का एक हिडन वेपन है स्लो मूवमेंट। अगर आप आर्ग्यूमेंट के दौरान धीरे बोलते हो, धीरे ब्रीथ करते हो और जेस्चर्स भी स्लो रखते हो, तो आप अपने आप एक कॉन्फिडेंट वाइब देते हो। ये अनस्पोकन मैसेज होता है कि आपको किसी हरी की जरूरत नहीं है। आपकी स्पीड ही आपकी अथॉरिटी को डिफाइन करती है। तेजी हमेशा एंजाइटी दिखाती है और स्लो पेस ऑलवेज कॉन्फिडेंस। काम डोमिनेंस का मतलब ये भी है कि आप प्रोवोकेशन ट्रैप्स में नहीं फंसते। आर्ग्यूमेंट में सामने वाला कई बार इमोशनल अटैक करता है ताकि आप रिएक्ट करो और वो आपकी वीकनेस पकड़ ले। लेकिन अगर आप काम रहकर ये अटैक्स इग्नोर कर देते हो, तो उसकी स्ट्रैटेजी खुद उसके खिलाफ काम करने लगती है। उसे अपना टोन बदलना पड़ता है क्योंकि आप उसके केओस से प्रभावित नहीं हो रहे। काम डोमिनेंस की एक और खास बात है कि इससे सामने वाला अपनी ही बातों पर डाउट करने लगता है। जब वो लाउड है और आप शांत, तो उसे महसूस होता है कि वो गलत जगह एनर्जी खर्च कर रहा है। वो खुद सोचने लगता है कि अगर वो सही होता तो शायद उसे इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट आर्ग्यूमेंट को आपके फेवर में ले आता है। काम डोमिनेंस को मेंटेन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। डीप स्लो ब्रेथ्स आपकी नर्वस सिस्टम को स्टेबल रखते हैं। यह आपकी वॉइस को नेचुरल कामनेस देते हैं और आपके माइंड को क्लियर रखते हैं। आर्ग्यूमेंट जितना भी हीटेड हो, अगर आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड है तो आपकी डोमिनेंस इंटैक्ट रहती है। काम डोमिनेंस में वल्नरेबिलिटी भी एक स्ट्रेंथ है। जब आप कामली एक्सेप्ट करते हो, हाँ, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन, तो सामने वाला डिसआर्म हो जाता है। वो देखता है कि आप डिफेंसिव नहीं हो। काम एक्सेप्टेंस आपको और मैच्योर दिखाती है। फिर आपका अगला पॉइंट और ज्यादा मजबूत लगता है। काम डोमिनेंस आपको आर्ग्यूमेंट का एंकर बनाती है। लोग एंकर को छोड़कर कभी नहीं जाते। चाहे सिचुएशन कितनी भी हीटेड हो, अगर एक इंसान काम है तो पूरी कॉन्वर्सेशन उसी के आसपास घूमती है। वो डायरेक्शन भी वही तय करता है और एंडिंग भी वही। इन द एंड, काम डोमिनेंस एक साइलेंट पावर है। ये बिना चिल्लाए जीत दिलाती है, बिना गुस्से के रिस्पेक्ट दिलाती है और बिना एग्रेशन के आपको अथॉरिटी देती है। जो इंसान काम रहता है वही आर्ग्यूमेंट में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। चैप्टर 7, ट्रिगर मैपिंग, किसी भी आर्ग्यूमेंट में जीतने का एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हथियार है समझना कि सामने वाला किस बात पर ट्रिगर होता है। हर इंसान के अंदर कुछ सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, टोन्स, सिचुएशंस या टॉपिक्स जो उसे इमोशनली रिएक्ट करवा देते हैं। यही ट्रिगर्स आर्ग्यूमेंट में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। ट्रिगर मैपिंग का मतलब है इन वीक पॉइंट्स को पहचानना, समझना और उनका फायदा उठाना। ट्रिगर मैपिंग की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है। आप कामली नोट करते हो कि सामने वाला कब इरिटेटेड होता है, कब डिफेंसिव होता है
कब उसकी वॉइस बदलती है और कब वो अपने वर्ड्स पर कंट्रोल खो देता है। ये मोमेंट्स उसके इमोशनल ट्रिगर्स रिवील करते हैं। जैसे ही आप इन ट्रिगर्स को मैप कर लेते हो, बहस आधी जीत ली जाती है, क्योंकि अब आपको पता है कि उसकी इमोशंस कहाँ से एक्टिवेट होती है। हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं। कुछ लोग टोन से ट्रिगर होते हैं, कुछ स्पेसिफिक शब्दों से, कुछ डिसरिस्पेक्ट की स्लाइटेस्ट फीलिंग से और कुछ कॉन्ट्रडिक्शन से। जब आप स्ट्रेटेजिकली सुनते और ऑब्जर्व करते हो, तो ये छोटे पैटर्न साफ दिखाई देने लगते हैं। उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होना, आंखें घूमना, वॉइस क्रैक होना या अचानक तेज बोलना, ये सब सिग्नल्स बताते हैं कि उसका ट्रिगर पॉइंट हिट हो गया है। ट्रिगर मैपिंग का सीक्रेट ये है कि आप ट्रिगर्स को इंटेंशनली हिट नहीं करते, आप उन्हें स्मार्टली अवॉइड करते हो। जब आप सामने वाले के ट्रिगर्स से बचते हो, तो वो खुद को सिक्योर फील करता है, उसका इमोशनल ब्रेन काम रहता है और कॉन्वर्सेशन लॉजिकल ट्रैक पर आ जाती है। इससे आर्ग्यूमेंट में आपका अपर हैंड अपने आप बनता है। लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं उस इंसान को जो उन्हें इमोशनली अटैक नहीं करता। लेकिन ट्रिगर मैपिंग का दूसरा और ज्यादा पावरफुल हिस्सा यह है कि अगर सामने वाला आर्ग्यूमेंट में एग्रेसिव या मैनिपुलेटिव हो रहा है, तो आप उसके ट्रिगर्स की नॉलेज को सटली यूज कर सकते हो। इसका मतलब अटैक करना नहीं है, बल्कि उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है। जैसे ही वो ट्रिगर के करीब पहुंचने लगता है, आप कामली कॉन्वर्सेशन की दिशा बदल देते हो। इससे वो इमोशनली एक्टिवेट होने से पहले ही न्यूट्रल हो जाता है। ट्रिगर मैपिंग आपको उसकी प्रायोरिटीज भी समझा देती है। जिसे जिस बात से ट्रिगर होता है, वही बात उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति क्रिटिसिज्म से ट्रिगर होता है, तो वो इंटरनली इनसिक्योर है। ही अगर कोई डिसरिस्पेक्ट से ट्रिगर होता है, तो उसे वैलिडेशन चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन से इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, तो वो कंट्रोल पसंद करता है। ये हिडन डायनेमिक्स आर्ग्यूमेंट के दौरान उसका पूरा पैटर्न रिवील कर देते हैं। ट्रिगर मैपिंग का एक सटल फायदा ये है कि ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को विजिबल बनाता है। सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करता है कि आप उसे समझ रहे हो। ये खुद ही आर्ग्यूमेंट की हीट कम कर देता है। वो कम डिफेंसिव होता है और कॉन्वर्सेशन एक सिविलाइज टोन में आ जाती है। आर्ग्यूमेंट में यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिगर मैपिंग का इस्तेमाल अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। जब आपको पता हो कि सामने वाला किसी बात पर एक्सप्लोड कर सकता है, तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो। उसकी रिएक्शन आपको सरप्राइज नहीं करती। आप काम रहना आसान महसूस करते हो। इसी कामनेस से आप पूरे आर्ग्यूमेंट को अपने फ्रेम में रख पाते हो। ट्रिगर मैपिंग आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। आप सिर्फ बात नहीं करते, आप माइंड पढ़ते हो। आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप इमोशंस डिटेक्ट करते हो। आप सिर्फ रिएक्शन नहीं देखते, आप अंडरलाइंग कॉज समझते हो। यही डिफरेंस एक नॉर्मल स्पीकर और एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग कम्युनिकेटर के बीच होता है। इन द एंड, ट्रिगर मैपिंग का गोल किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। इसका असली पर्पस है आर्ग्यूमेंट को इंटेलिजेंट, फोकस्ड और कंट्रोल्ड रखना। जो ट्रिगर्स को समझ लेता है, वो इंसान को समझ लेता है, और जो इंसान को समझ लेता है, वो आर्ग्यूमेंट में कभी हारता नहीं। चैप्टर 8, रीडायरेक्टिंग फायर। आर्ग्यूमेंट में सामने वाला जितना गुस्से में होगा, उसकी बातें उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल होंगी। वो इमोशन से भरा हुआ होता है और यही उसके वर्ड्स को आग की तरह फैला देता है। इस अवस्था में लोग अक्सर ब्लेम, एक्यूजेशंस और हार्श लाइंस बोल देते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग इंसान इस आग में नहीं कूदता, बल्कि उसे रीडायरेक्ट कर देता है। रीडायरेक्टिंग फायर का मतलब है सामने वाले के एंगर, एनर्जी और एग्रेशन को अपने ऊपर लेने की बजाय उसी की दिशा बदल देना, ताकि स्थिति काम और कंट्रोलेबल रहे। रीडायरेक्टिंग फायर की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। जब सामने वाला किसी पॉइंट पर बहुत हीटेड हो जाए, आप उससे टकराने की बजाय एक न्यूट्रल लाइन से शुरुआत करते हो। जैसे, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, या चलो
पहले इसे साफ करते हैं। ये छोटा सा एक्सेप्टेंस सामने वाले की फायर को थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल करता है। उसे लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और वो खुद को थोड़ा काम करता है। रीडायरेक्टिंग फायर का दूसरा तरीका है उसके वर्ड्स को रिफ्रेमिंग करना। मान लो सामने वाला बोले, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। आप कामली जवाब दे सकते हो, मैं सुन रहा हूं और इसी वजह से समझना चाहता हूं कि तुमको किस बात से इशू है। इस लाइन में आपने उसका करारा आरोप लेकर उसे एक कॉन्वर्सेशन वर्दी पॉइंट में बदल दिया। उसकी फायर स्वतः कम होने लगती है क्योंकि उसका एक्यूजेशन अब एक नॉर्मल डिस्कशन बन गया है। आर्ग्यूमेंट में सबसे मजबूत स्ट्रेटेजी होती है इमोशनली हीटेड स्टेटमेंट्स को लॉजिकली ब्रेक करना। जैसे सामने वाला बोले, तुम हमेशा गलत हो, तो आप कामली पूछो, हमेशा कब कब? ये क्वेश्चन फायर को डायरेक्शन देता है। अब वो वेग स्टेटमेंट नहीं बल्कि स्पेसिफिक बात पर आएगा। स्पेसिफिसिटी एंगर को रिप्लेस कर देती है। लोग स्पेसिफिक होते ही कम इमोशनल और ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। रीडायरेक्टिंग फायर का एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। जब इंसान बहुत गुस्से में होता है उसका लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है। अगर उस मोमेंट में आप काउंटर अटैक कर देते हो तो फायर और बढ़ती है। लेकिन अगर आप काम टोन और स्मार्ट वर्ड्स से उसकी एनर्जी को रीडायरेक्ट कर देते हो तो उसका इमोशनल ब्रेन डीएक्टिवेट होकर लॉजिकल जोन में वापस आता है। यही वो मोमेंट है जब आर्ग्यूमेंट अचानक आपके फेवर में आ जाता है। रीडायरेक्टिंग फायर पावर डायनेमिक्स भी बदल देता है। सामने वाला महसूस करता है कि वो जितना भी एग्रेसिव हो जाए आप इंपैक्ट नहीं हो रहे। इससे वो इंटरनली कंफ्यूज्ड होता है। ये इंसान काम कैसे है? उसका एग्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी फायर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। ऐसी सिचुएशंस में अगला कदम हमेशा काम इंसान के हाथ में होता है। फायर रीडायरेक्ट करने का एक सटल तरीका है पेस शिफ्ट। जब सामने वाला तेज बोलता है आप धीरे बोलो। उसकी लाउडनेस को आपकी कामनेस अब्सॉर्ब कर लेती है। धीरे बोलना डोमिनेंस दिखाता है क्योंकि स्लो स्पीच हमेशा कॉन्फिडेंस से जुड़ी होती है, लाउडनेस इनसिक्योरिटी से। जैसे ही आप पेस बदलते हो पूरा आर्ग्यूमेंट का रिदम बदल जाता है और नई रिदम पर कंट्रोल आपका हो जाता है। रीडायरेक्टिंग फायर में सबसे बड़ी स्किल है कॉन्वर्सेशन को ब्लेम से सॉल्यूशन की तरफ ले जाना। अगर सामने वाला हमेशा ब्लेम कर रहा है आप बीच में एक सिंपल लाइन जोड़ दो, ठीक है, अब इसका समाधान क्या हो सकता है? ये लाइन आग को पानी पर गिरा देती है। एक्यूजेशंस खत्म होने लगते हैं और आर्ग्यूमेंट एक कंस्ट्रक्टिव शेप ले लेता है। रीडायरेक्टिंग फायर का असली फायदा यह है कि इससे आप खुद को बर्न होने से बचाते हो। आप आर्ग्यूमेंट की हीट में नहीं फंसते। आप ऊपर उठकर चीजों को देख पाते हो। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाला आपकी काम इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करने लगता है, इवन अगर वो उस पल में इसे स्वीकार न भी करे। इन दी एंड रीडायरेक्टिंग फायर सिर्फ एक टेक्निक नहीं, यह एक आर्ट है। आप एंगर को एंगर से नहीं इंटेलिजेंस से हैंडल करते हो और यही वो स्किल है जो किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट को आपकी तरफ मोड़ देती है बिना होश खोए, बिना आवाज उठाए। चैप्टर 9 प्रिसीजन क्वेश्चंस। आर्ग्यूमेंट में सबसे ज्यादा पावर उस इंसान के पास होती है जो सवाल पूछना जानता है। सवाल एक ऐसा सटल वेपन है जो बिना एग्रेशन दिखाए सामने वाले की पूरी लॉजिक को खोल देता है। प्रिसीजन क्वेश्चंस यानी बिल्कुल सही जगह पर पूछे गए क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट को आपके फेवर में मोड़ देते हैं क्योंकि ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और जब वो सोचने लगता है तो उसका गुस्सा कम और उसकी क्लैरिटी एक्टिवेट होने लगती है। प्रिसीजन क्वेश्चंस का काम होता है सामने वाले की बातों में हिडन असम्पशंस, कॉन्ट्रडिक्शंस और इमोशनल लीक्स को रिवील करना। लोग अक्सर बहुत कॉन्फिडेंट होकर बातें बोल देते हैं, लेकिन जब उनसे सिंपल काम प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो अपनी ही बात में कमजोर पड़ जाते हैं। ये वीकनेस किसी लाउड आर्ग्यूमेंट से नहीं
बल्कि क्वाइट इंटेलिजेंस से सामने आती है। प्रिसीजन क्वेश्चंस हमेशा शॉर्ट होते हैं, क्लियर होते हैं और एकदम पॉइंट पर होते हैं। जैसे क्यों, कैसे, कब, क्या प्रूफ है, इसका बेस क्या है, क्या ये फैक्ट है या फीलिंग। ये छोटे सवाल सामने वाले की पूरी आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर को हिला देते हैं, क्योंकि उसे अब अपनी बात जस्टिफाई करनी पड़ती है। और जस्टिफिकेशन में मिसिफिकेट उसकी असली अंडरस्टैंडिंग रिवील हो जाती है। प्रिसीजन क्वेश्चंस का एक बड़ा फायदा यह है कि ये आपको काम लिसनर दिखाते हैं। आप किसी पर हमला नहीं कर रहे, आप केवल क्लैरिटी मांग रहे हो। बहुत बार गुस्से में लोग वादे, आरोप और स्टेटमेंट्स फेंक देते हैं जिनमें डेप्थ नहीं होती। एक सिंपल सवाल उनके पूरे कॉन्फिडेंस को शेकी कर देता है। जैसे ही वो नर्वस या अनश्योर होते हैं, आर्ग्यूमेंट का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। प्रिसीजन क्वेश्चंस एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरह भी काम करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव ट्रैप। ये सामने वाले को अपने ही वर्ड्स में फंसा देते हैं। एग्जाम्पल, अगर वह बोले तुम हमेशा ऐसा करते हो, आप कामली पूछो हमेशा कब कब। अब उसे अपने वेग आरोप को स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स में बदलना पड़ेगा। अक्सर लोग ये कर ही नहीं पाते। प्रिसीजन क्वेश्चंस आपकी लॉजिकल अथॉरिटी एस्टैब्लिश करते हैं। जब आप काम रहकर क्वेश्चन पूछते हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली मानने लगता है कि आप बात समझने वाले और मैच्योर इंसान हो। इस एटीट्यूड से उसका एग्रेसिव एनर्जी खुद कम हो जाती है। वो डिफेंसिव से ओपन मोड में शिफ्ट होने लगता है। इन क्वेश्चंस की एक खासियत ये भी है कि ये आर्ग्यूमेंट का फोकस इमोशन से हटाकर फैक्ट्स पर लाते हैं। अगर सामने वाला बहुत इमोशनल बात कर रहा है, आप पूछ सकते हो एक्चुअल पॉइंट क्या है, या इसका सॉल्यूशन तुम्हारे हिसाब से क्या है। इससे इमोशन सेटल होने लगते हैं और आर्ग्यूमेंट एक मैच्योर डिस्कशन बन जाता है। प्रिसीजन क्वेश्चंस पावर डायनेमिक्स भी शिफ्ट करते हैं। लाउड इंसान अचानक रियलाइज करता है कि उसे अब शांत होकर सोचना है। वो पॉज लेता है, और जितनी देर वो पॉज लेता है, उतनी देर आप साइकोलॉजिकल अपर हैंड पर रहते हो। साइलेंस में सोचने पर मजबूर करना ही प्रिसीजन क्वेश्चंस की असली कला है। ये सवाल आर्ग्यूमेंट को स्लो करते हैं, और स्लो आर्ग्यूमेंट हमेशा लॉजिकली आप जीतते हो, क्योंकि स्पीड हमेशा इमोशन को सपोर्ट करती है और स्लो पेस हमेशा लॉजिक का साथी बनता है। प्रिसीजन क्वेश्चंस मैनिपुलेट नहीं करते, ये सिर्फ सच्चाई साफ करते हैं। जब ट्रूथ साफ होती है, तो डोमिनेंस ऑटोमेटिकली उसी को मिलती है जो काम और रैशनल रहता है। इन द एंड, प्रिसीजन क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट में आपकी सबसे शार्प तकनीक है। लाउड आंसर्स आपकी एज नहीं दिखाते, लेकिन सही जगह पूछा गया एक सिंपल सवाल पूरे आर्ग्यूमेंट का डायरेक्शन बदल देता है। जो सही सवाल पूछना सीख गया, वो बिना आवाज उठाए किसी भी बहस को जीत सकता है। चैप्टर 10, वर्बल जूडो। आर्ग्यूमेंट में कभी कभी सामने वाला जितना अटैक करता है, उतना ही आप डिफेंसिव हो जाते हो। लेकिन वर्बल जूडो की कला बताती है कि आपको अटैक का जवाब अटैक से नहीं देना होता, बल्कि उसकी एनर्जी को उसी पर वापस मोड़ना होता है। जैसे जूडो में प्रतिद्वंदी की ताकत को इस्तेमाल करके उसे गिराया जाता है, वैसे ही वर्बल जूडो में सामने वाले की अग्रेशन, लाउडनेस और वर्ड्स को स्ट्रेटेजिकली यूज करके उसे काम और पावरलेस बनाया जाता है। वर्बल जूडो का पहला प्रिंसिपल है रेजिस्ट मत करो, रीडायरेक्ट करो। जब सामने वाला किसी हार्श लाइन से हमला करे, आप तुरंत तकरार में कूदने की बजाय उसकी बात को डिफ्लेक्ट कर देते हो। एग्जाम्पल, वह कहे तुम कुछ समझते ही नहीं, आप कामली जवाब दो, फिर बताओ कि सही क्या है, मैं सुन रहा हूं। आपने उसकी फायर को सीधे अब्सॉर्ब नहीं किया, बल्कि उसे डायरेक्शन दे दी। अब वो फायर आपको जलाने के बजाय क्लैरिफाई करने में लग जाएगी। वर्बल जूडो की दूसरी स्ट्रैटेजी है अग्रीमेंट का इस्तेमाल। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। अगर सामने वाला कोई एक्सट्रीम बात कह दे, आप उसका एक छोटा हिस्सा अग्री करते हो ताकि उसकी एग्रेशन सॉफन हो जाए।
जैसे वह बोले, तुम हमेशा गलत हो, आप कहो, हो सकता है कुछ बार मैं गलत रहा हूं, पर अभी वाले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। उसका एग्रेशन इंस्टेंटली गिर जाता है क्योंकि आपने उसका ईगो ब्लॉक नहीं किया। अब कॉन्वर्सेशन मोर रैशनल बन जाती है। वर्बल जूडो का एक सटल वेपन है टोन कंट्रोल। लाउड बोलने वाला चाहता है कि सामने वाला भी लाउड हो जाए, लेकिन जब आपकी टोन काम और स्टेडी रहती है तो उसकी लाउडनेस बेअसर हो जाती है। लाउड अग्रेसिव टोन काम स्टेडी टोन के सामने ऑटोमेटिकली लूज हो जाती है। ये प्योर साइकोलॉजी है। केओस हमेशा स्टेबिलिटी से हारता है। वर्बल जूडो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है रिफ्रेजिंग टेक्निक। जब सामने वाला कुछ हार्श बोले, आप उसे पोलाइटली रिफ्रेज कर देते हो। जैसे वह कहे, तुम मेरी बात इग्नोर कर रहे हो, आप जवाब दो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बात पूरी सुनाई नहीं जा रही। चलो उसे पहले पूरा कर लेते हैं। अब उसका कंप्लेंट एक सिविलाइज स्टेटमेंट बन गया है। आर्ग्यूमेंट की हीट इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाती है। वर्बल जूडो में सबसे पावरफुल मूव है इमोशनल डिसआर्मिंग। जब सामने वाला बहुत एंग्री हो, आप उसे सिंपल लाइन से न्यूट्रल कर सकते हो। मैं समझ रहा हूं कि तुम परेशान हो, चलो इसे कामली सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि ये मैटर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस उसके इमोशनल ब्रेन को शांत कर देती है। इंसान खुद को अंडरस्टूड महसूस करता है और उसकी एग्रेशन मेल्ट होने लगती है। वर्बल जूडो में साइलेंस भी एक वेपन है। अगर सामने वाला बहुत तेज अटैक करे और आप 2 सेकंड पॉज लेकर उसे बस देखो, तो उसकी फायर खुद टूट जाती है। साइलेंस उसे मिरर दिखाता है कि वो कितना लाउड है। यह उसे ऑटोमेटिकली टोन डाउन कराने पर मजबूर करता है। वर्बल जूडो का हिडन मास्टरी है माइंडफुल वर्डिंग। आप ऐसे वर्ड्स चुनते हो जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाते नहीं, बल्कि रीडायरेक्ट करते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ तुम गलत हो से शायद इसका दूसरा एंगल भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ तुम्हें समझ नहीं आती से चलो इसे थोड़ा और सिंपल करके समझते हैं। सेम पॉइंट लेकिन इम्पैक्ट पूरी तरह अलग। वर्बल जूडो का फाइनल पर्पस किसी को हराना नहीं है, बल्कि आर्ग्यूमेंट को उस दिशा में ले जाना है जहां लॉजिक, कामनेस और क्लैरिटी डोमिनेट करे। जब आप वर्बल जूडो यूज करते हो, आप कॉन्वर्सेशन के फ्लो को सटली अपना बना लेते हो। सामने वाला अटैक करता रहता है, लेकिन उसकी फायर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इंस्टेड आप उसी एनर्जी से उसकी एग्रेशन को वीकन कर देते हो। इन दी एंड वर्बल जूडो आपकी टैक्टिकल इंटेलिजेंस दिखाता है। आप लड़ते नहीं, आप रीडायरेक्ट करते हो। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। और इसी स्मार्टनेस से आप बिना आवाज उठाए आर्ग्यूमेंट में अपर हैंड ले लेते हो। चैप्टर 11 लॉजिक वॉल्स। किसी भी आर्ग्यूमेंट में सबसे खतरनाक चीज होती है इमोशन बेस्ड स्टेटमेंट्स। लोग गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में या ईगो में बोलते हैं और उनकी बातों में लॉजिक बहुत कम रह जाता है। ऐसे में अगर आप भी इमोशनल होकर जवाब देते हो तो आर्ग्यूमेंट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन जब आप काम रहकर लॉजिक वॉल्स तैयार करते हो तो आप सामने वाले की हर इमोशनल वेव को रोक लेते हो। लॉजिक वॉल्स आर्ग्यूमेंट को डायरेक्शन देती है, बाउंड्रीज देती है और सामने वाले को मजबूर कर देती है कि वह फैक्ट्स पर बात करे, फीलिंग्स पर नहीं। लॉजिक वॉल्स का पहला कदम है क्लैरिटी। जब सामने वाला वेग या कंफ्यूजिंग बात करे, आप उसे कामली क्लैरिफाई करने के लिए कहो। जैसे इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, उसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताओ, ये बात किस बेस पर कह रहे हो। ये सिंपल स्टेटमेंट्स उसके इमोशनल क्लाउड को हटाती है और उसे फैक्ट बेस्ड कॉन्वर्सेशन में खींच लाती है। इमोशनल व्यक्ति फैक्ट की दुनिया में आकर कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसका उच्चारण ज्यादातर फीलिंग्स पर टिका होता है। लॉजिक वॉल्स का दूसरा हिस्सा है बाउंड्री सेट करना। आर्ग्यूमेंट में कई बार लोग रैंडम बातों पर कूद जाते हैं, पुराने इश्यूज उठाते हैं या इरिलेवेंट पॉइंट्स डाल देते हैं। आप कामली कह सकते हो, हम सिर्फ इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में। पहले
इसे क्लियर करते हैं। चलो मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। ये लाइंस आर्ग्यूमेंट को ऑर्गेनाइज्ड बनाती है। जब डिस्कशन बिखरता नहीं है, कंट्रोल ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाता है। लॉजिक वॉल्स में एक पावरफुल टेक्निक है फैक्ट चेकिंग। अगर सामने वाला एग्जैजरेटेड या फॉल्स क्लेम करे, आप सिंपली पूछो, क्या ये फैक्ट है? इसका कोई प्रूफ है? ये अजम्पशन है या रियलिटी? ये 3 सवाल किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट को तुरंत स्लो कर देते हैं। सामने वाला रियलाइज करता है कि एग्जैजरेशन काम नहीं करेगा। अब उसे सोचकर बोलना पड़ेगा। यही शिफ्ट इमोशनल से लॉजिकल मोड में कन्वर्जन करता है। लॉजिक वॉल्स आपको काम और रैशनल दिखाती है। जब आप हर बात में लॉजिक की मांग करते हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको मैच्योर और इंटेलिजेंट मानने लगता है। वो अपनी टोन खुद नीचे ला देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि लाउडनेस से जीत नहीं मिलेगी। लॉजिक वॉल्स की एक हिडन ताकत ये भी है कि ये आपकी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करती है। जब आर्ग्यूमेंट लॉजिक पर चलता है, पर्सनल अटैक्स कम हो जाते हैं। लोग हार्श बोल नहीं पाते, क्योंकि आपने कॉन्वर्सेशन का फ्रेमवर्क रैशनल बना दिया है। इससे आपकी और सामने वाले की दोनों की एनर्जी बचती है और बहस एक हेल्थी टोन में आ जाती है। लॉजिक वॉल्स का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंसिस्टेंसी। सामने वाला चाहे जितना भी प्रोवोक करे, आपको कामली अपने लॉजिकल लेन में रहना है। जैसे ही आप इमोशनली रिएक्ट करोगे, आपकी लॉजिक वॉल गिर जाएगी। लेकिन अगर आप स्टेडी और कंपोज्ड रहते हो, तो आपकी बात हमेशा हैवी लगेगी। लॉजिक वॉल्स में एक और स्ट्रांग मूव है रीडायरेक्टिंग विथ रीजनिंग। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला लाउडली बोले, तुम गलत समझ रहे हो, आप कामली कहो, ठीक है, तो सही इंटरप्रिटेशन बताओ, मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूं। अब उसकी लाउडनेस एक रैशनल एक्सपेक्टेशन में बदल गई। वह चाहे तो भी इमोशनल टोन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लॉजिक वॉल्स आर्ग्यूमेंट को शार्पली स्ट्रक्चर्ड कर देती है। इसमें ना कंफ्यूजन रहता है, ना केओस। हर बात एक सीक्वेंस में चलती है और सीक्वेंस हमेशा काम दिमाग जीतता है। लॉजिक वॉल्स की वजह से आपकी इमेज एक ऐसे इंसान की बनती है जिसे फैक्ट्स पसंद है, क्लैरिटी पसंद है और जो बिना आवाज उठाए भी डिस्कशन को लीड करने की क्षमता रखता है। इन दी एंड, लॉजिक वॉल्स से एक शील्ड भी है और एक सोर्ड भी। ये आपको प्रोटेक्ट भी करती है और आपको जीतने में भी मदद करती है। जो इंसान लॉजिक वॉल्स यूज करता है, उसे इमोशनल अटैक्स कभी नहीं गिरा सकते, क्योंकि वह लाउडनेस से नहीं, लॉजिक से खेलता है। चैप्टर 12, ईगो ट्रैप। हर आर्ग्यूमेंट में एक अदृश्य जाल होता है जिसे लोग अक्सर देख नहीं पाते, और वो है ईगो ट्रैप। सामने वाला चाहे जितना भी काम लगे, उसके अंदर एक ईगो होता है जो बस एक्टिवेट होने का इंतजार करता है। ईगो ट्रैप वही जगह है जहां लोग अपनी सारी सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। और अगर आप इस ट्रैप में फंस गए, तो आर्ग्यूमेंट चाहे आपका मजबूत हो या आपकी लॉजिक परफेक्ट हो, आप फिर भी हार जाओगे। ईगो आर्ग्यूमेंट की दिशा, टोन और आउटकम को पूरी तरह बदल देता है। ईगो ट्रैप समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ईगो को ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स क्या हैं। सबसे आम ट्रिगर्स हैं जब आपको क्रिटिसाइज किया जाए, जब आपकी इंटेंशन पर डाउट किया जाए, जब आपको प्रूव करने की कोशिश की जाए, जब आपको अंडर एस्टिमेट किया जाए और जब आपको गलत साबित किया जाए। ये पॉइंट्स किसी भी इंसान को डिफेंसिव बना देते हैं। जैसे ही आप डिफेंसिव होते हो, आप आर्ग्यूमेंट लूज कर देते हो, क्योंकि डिफेंसिव माइंड इमोशनल मोड में शिफ्ट हो जाता है और इमोशनल माइंड लॉजिक को ब्लॉक कर देता है। ईगो ट्रैप की असली समस्या यह है कि यह बहुत साइलेंट तरीके से काम करता है। सामने वाला कुछ ऐसा बोल देता है जो आपकी सेल्फ इमेज को हल्का सा चोट पहुंचा दे और आप इंस्टेंटली खुद को प्रूव करने लगते हो। जैसे ही आप प्रूव करने लगते हो, कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है। आर्ग्यूमेंट अब आपसे नहीं चल रहा, बल्कि आपकी ईगो से चल रहा है। और यही मोमेंट आर्ग्यूमेंट की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल डिफीट होती है। ईगो ट्रैप से बचने का पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे ही आपको लगे कि आप खुद को जस्टिफाई करने लग रहे हो
या आपके वर्ड्स तेज और पर्सनल हो रहे हैं, बस एक सेकंड पॉज लो। खुद से पूछो, क्या मैं इशू पर बात कर रहा हूं या अपनी ईगो पर? यह छोटा सा सवाल आपकी पूरी साइकोलॉजी रीसेट कर देता है। ईगो ट्रैप में न फंसने का दूसरा तरीका है न्यूट्रल स्वीकार करना। सामने वाला कहे, तुम गलत हो, तो आप कामली बोल सकते हो, चलो देखते हैं कि कहां मिसमैच है। ये लाइन आपकी ईगो को शांत करती है और डिस्कशन को वापस लॉजिकल स्पेस में ले आती है। ईगो ट्रैप में लोग हमेशा अपने को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो काम होता है वो कह देता है कि हर पॉइंट डिस्कस हो सकता है। इस ओपननेस से उसकी डोमिनेंस बढ़ती है, कम नहीं होती। ईगो ट्रैप का तीसरा लेयर है पर्सनल अटैक्स। आर्गुमेंट में सामने वाला कभी कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पर्सनल बात कह देता है। अगर आप उस बात पर रिएक्ट करते हो तो वो जीत जाता है। ईगो ट्रैप का असली मकसद यही है, आपको रिएक्ट कराना। लेकिन जब आप कामली इग्नोर या रीडायरेक्ट कर देते हो, सामने वाला इंटरनली शेक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी प्रोवोकेशन काम क्यों नहीं कर रही। ईगो ट्रैप में जीतने का एक पावरफुल तरीका है वैलिडेशन का कंट्रोल्ड इस्तेमाल। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला बहुत डिफेंसिव है, आप कह सकते हो, तुम्हारी बात में पॉइंट है, लेकिन इस एंगल को भी देखो। ये छोटी सी वैलिडेशन उसकी ईगो को शांत कर देती है। अब वो अटैक मोड में नहीं होगा, बल्कि डिस्कशन मोड में आ जाएगा। ईगो ट्रैप का एक हिडन साइड भी है। आपकी खुद की ईगो सामने वाले की ईगो से टकराती है। दो ईगो टकराते ही आर्ग्यूमेंट बैटलफील्ड बन जाता है, जहां कोई नहीं जीतता। लेकिन जब आप अपनी ईगो को पीछे कर देते हो, सामने वाला भी इवेंचुअली सॉफन होता है। काम ईगो हमेशा एग्रेसिव ईगो को ओवरराइड कर देती है। यही साइकोलॉजी का रूल है। ईगो ट्रैप से बचकर आप आर्गुमेंट को साफ, लॉजिकल और कंट्रोल्ड रखते हो। आप किसी भी फाइट को अननेसेसरीली बड़ा नहीं होने देते। आप अपनी एनर्जी बचाते हो और सामने वाले को एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में लाते हो जहां इंटेलिजेंट डिस्कशन हो सके। इन दी एंड, ईगो ट्रैप आर्ग्यूमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा खतरा है। जो इस ट्रैप को समझ लेता है और इससे बचना सीख जाता है, वह किसी भी बहस में हमेशा एक कदम आगे रहता है। काम माइंड ईगो से ऊपर होता है और उसी काम माइंड के हाथ में जीत होती है। चैप्टर 13, साइकोलॉजिकल एंकरिंग। आर्ग्यूमेंट में कई लोग तेज बोलकर, लंबी बात करके या इमोशनल होकर खुद को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साइकोलॉजिकल एंकरिंग का इस्तेमाल करता है, वो बिना शोर किए पूरे आर्ग्यूमेंट की जड़ पकड़ लेता है। एंकरिंग का मतलब है एक ऐसा स्टेबल रेफरेंस पॉइंट बनाना जिस पर पूरी कॉन्वर्सेशन टिक जाती है। वंस यू सेट एन एंकर, सामने वाला चाहे कितना भी घूम जाए, आर्ग्यूमेंट उसी बिंदु पर वापस आ जाता है जहां आप चाहते हो। साइकोलॉजिकल एंकरिंग का पहला काम है कॉन्वर्सेशन को एक सेंट्रल आइडिया पर फिक्स कर देना। आर्ग्यूमेंट की शुरुआत में ही कामली एक कोर पॉइंट सेट कर दो। हम सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे हैं। ये एक एंकर बन जाता है। अब सामने वाला चाहे टॉपिक बदलने की कितनी भी कोशिश करे, आप उसे उसी एंकर पर वापस खींच सकते हो। जैसे, हम उसी पॉइंट पर वापस आते हैं, या पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। एंकर कभी अलाउ नहीं करता कि आर्ग्यूमेंट बिखर जाए। जब डिस्कशन स्कैटर्ड नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्रोल में आ जाता है। एंकरिंग का दूसरा तरीका है फैक्ट्स को एंकर बनाना। बहुत बार सामने वाला वेग या एग्जेजरेटेड बात करता है। आप कामली पूछते हो, इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है, या इसका बेस कहां है? ये सवाल उसी विषय पर एक मेंटल एंकर तैयार करते हैं, जिस पर आगे की सारी बात आधारित होती है। अब सामने वाला फीलिंग्स से बोल नहीं सकता, उसे फैक्ट वाले एंकर पर टिककर ही बात करनी पड़ेगी। साइकोलॉजिकल एंकरिंग सिर्फ फैक्ट्स नहीं, टोन पर भी लागू होती है। जब आप शुरुआत से ही काम, स्टेडी और रिस्पेक्टफुल टोन सेट करते हो,
वही टोन आर्ग्यूमेंट का एंकर बन जाती है। अगर सामने वाला लाउड हो भी जाए, आपकी काम एंकरिंग उसकी लाउडनेस को बेअसर कर देती है। टोन एंकरिंग सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल डोमिनेंस होती है। काल्म टोन हमेशा आर्ग्यूमेंट की सीलिंग सेट कर देती है कि उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। एंकरिंग का एक हिडन वर्जन होता है इमोशनल एंकरिंग। ये तब होता है जब आप बीच में एक स्ट्रॉन्ग लाइन कहते हो, जैसे हम दोनों सॉल्यूशन चाहते हैं, हम यहां समझने के लिए बात कर रहे हैं, हमारे बीच रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये लाइंस कॉन्वर्सेशन में एक मॉरल एंकर बना देती है। अब अगर सामने वाला डिसरिस्पेक्टफुल या अनरीजनेबल बनने की कोशिश भी करे, वो इंटरनली गिल्टी महसूस करता है क्योंकि आपने एंकर पहले ही सेट कर दिया है। वो आपकी सेट की हुई इमोशनल बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाता। एंकरिंग का एक एडवांस तरीका है रिपीटिंग स्ट्रेटजी। अगर आप किसी बात को काम स्टेडी वॉइस में 2-3 बार सटिली रिपीट करते हो, वो सामने वाले के दिमाग में एंकर की तरह बैठ जाती है। चाहे वो आर्ग्यूमेंट कितनी भी डायरेक्शन में ले जाए, उसकी सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपके एंकर्ड पॉइंट पर लौट आता है। साइकोलॉजिकल एंकरिंग का असली पावर यह है कि यह आर्ग्यूमेंट को स्टेबल कर देती है। लाउड या इमोशनल लोग इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, एंकरिंग स्टेबिलिटी लाती है। स्टेबल आर्ग्यूमेंट्स हमेशा रैशनल और कंट्रोल्ड होते हैं, और रैशनल आर्ग्यूमेंट्स वही जीतता है जो काम रहता है। एंकरिंग का एक और फायदा है कि यह आपकी डोमिनेंस को इनविजिबल रखता है। आप सामने वाले पर कोई डायरेक्ट प्रेशर नहीं डाल रहे, आप सिर्फ कॉन्वर्सेशन की फाउंडेशन सेट कर रहे हो। लेकिन वही फाउंडेशन धीरे धीरे पूरे आर्ग्यूमेंट को आपके कंट्रोल में ले आती है। सामने वाला महसूस करता है कि डिस्कशन स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड है, और सबकॉन्शियसली आपकी बातें ज्यादा लॉजिकल लगने लगती है। एंकरिंग मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है। आर्ग्यूमेंट को केओस से निकालकर ऑर्डर में लाना, यही एंकरिंग का असली उद्देश्य है। जब आप एंकर सेट करते हो, आप कॉन्वर्सेशन को एमलेस वॉन्डरिंग से बचाते हो। आर्ग्यूमेंट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती, सब कुछ साफ और मीनिंगफुल बनता है। इन द एंड, साइकोलॉजिकल एंकरिंग आर्ग्यूमेंट को जड़ देता है, और जिसकी पकड़ जड़ पर होती है, वही पूरा पेड़ हिला सकता है। एंकरिंग आपकी काम इंटेलिजेंस को दिखाती है और आपको साइलेंट लीडर की पोजीशन पर ला देती है। आर्ग्यूमेंट चाहे कितना भी लंबा चले, रिजल्ट उसी के कंट्रोल में रहता है जिसने एंकर सेट किया है। चैप्टर 14, डिसाइसिव साइलेंस। बहुत लोग आर्ग्यूमेंट में सोचते हैं कि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा मजबूत दिखेंगे, लेकिन असली ताकत कई बार बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने में होती है। डिसाइसिव साइलेंस वही स्किल है जहां आपकी खामोशी सामने वाले की लाउडनेस को तोड़ देती है। साइलेंस एक एम्प्टी स्पेस नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जो सामने वाले को मजबूर करता है कि वो खुद अपनी बात पर डाउट करे, अपने शब्द दोहराए या अपनी टोन सॉफन करे। डिसाइसिव साइलेंस का पहला असर यह है कि ये सामने वाले को मिरर दिखाता है। जब वो लाउड हो, अग्रेसिव हो या लगातार बोल रहा हो और आप कुछ ना कहें, तो उसे अचानक महसूस होने लगता है कि उसकी एनर्जी बेकार जा रही है। उसे लगता है कि उसकी बातें साफ नहीं हुई, उसकी लॉजिक कमजोर है, या वह खुद जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। साइलेंस उसे सेल्फ रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर कर देती है, और वह अनजाने में अपनी ओन इंटेंसिटी कम करने लगता है। साइलेंस का दूसरा फायदा यह है कि यह आपके लिए थिंकिंग स्पेस बनाता है। आर्ग्यूमेंट में बहुत बार लोग जल्दबाजी में गलत शब्द बोल जाते हैं या ऐसा पॉइंट चुन लेते हैं जो खुद उनके खिलाफ हो जाता है। लेकिन जब आप पॉज लेते हो और कुछ सेकंड शांत रहते हो, तो आप अपनी बात ज्यादा क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और पावरफुल तरीके से रखते हो। सामने वाला मीनवाइल कंफ्यूज्ड होता रहता है कि आप क्या सोच रहे हो, और यही कंफ्यूजन आपकी एडवांटेज बन जाती है। डिसाइसिव साइलेंस एक सटल डोमिनेंस भी है। काम और स्टेडी चुप्पी लाउडनेस को ओवरशैडो कर देती है। सामने वाला लाउड होकर भी खुद को कमजोर महसूस करता है क्योंकि आप अनअफेक्टेड दिखते हो,
आपकी जमावशी उसे बताती है कि आपको कोई डर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं। जब आप अर्जेंटली बोलते नहीं, तो आप साइकोलॉजिकली पावरफुल लगते हो। साइलेंस यहां आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इस साइलेंस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है कि लोग इसे भरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंसान साइलेंस से डिस्कंफर्ट महसूस करता है, खासकर हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान। जैसे ही आप चुप होते हो, सामने वाला ऑकवर्ड फील करता है और उस ऑकवर्डनेस को मिटाने के लिए जल्दी जल्दी एक्स्ट्रा बोल देता है। एक्स्ट्रा वर्ड्स में हमेशा एक्स्ट्रा मिस्टेक्स होती है, लॉजिकल भी और इमोशनल भी। वो खुद अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है और आपको सिर्फ कामली सुनना होता है। डिसाइसिव साइलेंस कॉन्वर्सेशन की पेस भी बदल देता है। अगर सामने वाला तेज बोल रहा हो और आप बीच में एक लंबा पॉज लेकर बोलो, ठीक है, आगे बोलो, तो वो अपनी तेजी जारी नहीं रख पाता। आपकी स्लो, कंट्रोल्ड पेस उसके क्योटिक पेस को खत्म कर देती है। आर्ग्यूमेंट का रिदम आपके हाथ में आ जाता है। साइलेंस का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये भी है कि ये लोगों को गिल्ट महसूस कराता है। अगर सामने वाला बहुत हार्श बोल रहा हो और आप कामली चुप रहो, तो उसका इमोशनल ब्रेन उसे इंटरनली कहता है कि वह शायद ओवर रिएक्ट कर रहा है। वो अपने वर्ड्स सॉफन करने लगता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदलती है। गुस्सा कम, रिस्ट्रेंट ज्यादा। डिसाइसिव साइलेंस एक बाउंड्री भी सेट करता है। आप लाउडनेस को रिवॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। साइलेंस बताता है कि आप पॉइंटलेस हीट में शामिल नहीं होंगे। इससे सामने वाला ऑटोमेटिकली टोन शिफ्ट करता है, क्योंकि आपका साइलेंट बिहेवियर उसे बताता है कि कंस्ट्रक्टिव बात इसी टोन में होगी। इस साइलेंस को डिसाइसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रैंडम पॉज नहीं है, ये एक डेलिब्रेट पॉज है, एक कंट्रोल्ड मोमेंट है, जहां आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो कि अगर आप अब बोले तो आपकी बात पूरे आर्ग्यूमेंट की दिशा बदल देगी। यह साइलेंस एक सेटअप है ताकि अगली लाइन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बने। साइलेंस कभी वीकनेस नहीं होती। वीकनेस तब है जब आप चुप इसलिए रहते हो क्योंकि आपको कुछ कहना नहीं आता। डिसाइसिव साइलेंस तब होता है जब आप चुप इसलिए रहते हो क्योंकि आप अपनी जगह और पावर जानते हो। यह साइलेंस आपकी मैच्योरिटी दिखाता है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है और आपकी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी साबित करता है। इन दी एंड, डिसाइसिव साइलेंस वही वेपन है जो बिना बोले भी आर्ग्यूमेंट जीत दिला देता है। साइलेंस बोलता नहीं, लेकिन उसका असर शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। आर्ग्यूमेंट के बैटलफील्ड में कभी कभी सबसे शक्तिशाली आवाज वह होती है जो बिल्कुल नहीं बोलती। चैप्टर 15, फाइनल स्ट्राइक। हर आर्ग्यूमेंट एक जर्नी की तरह होता है। शुरुआत में कंफ्यूजन, बीच में हीट और अंत में क्लैरिटी। लेकिन जीत किसे मिलती है? उसे नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि उसे जो आखिरी शब्द पर सबसे मजबूत खड़ा रहता है। फाइनल स्ट्राइक वही आखिरी मूव है जो पूरे आर्ग्यूमेंट का डायरेक्शन बदल देता है। यह लाउड या एग्रेसिव मूव नहीं होता, यह एक प्रिसाइज, काम और वेल टाइम स्टेटमेंट होती है जो बातचीत को एक साफ निष्कर्ष पर ले आती है। फाइनल स्ट्राइक का सबसे बड़ा सिद्धांत है टाइमिंग। कई लोग बीच में ही अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बोल देते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। लेकिन साइकोलॉजिकली स्मार्ट इंसान अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट बात अंत के लिए बचा कर रखता है। वह पूरे आर्ग्यूमेंट को ऑब्जर्व करता है, सामने वाले की कमजोरियां समझता है, उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस कलेक्ट करता है और फिर सही समय पर एक ऐसा पॉइंट रखता है जो पूरी कॉन्वर्सेशन को सील कर देता है। फाइनल स्ट्राइक हमेशा सिंपल होती है। यह कोई बड़ा भाषण नहीं होता। यह एक ऐसी लाइन होती है जिसमें क्लैरिटी हो, लॉजिक हो और साइलेंस को ब्रेक करने की ताकत हो। जैसे, ठीक है, अब अगर हम फैक्ट्स देखें तो यही सबसे लॉजिकल कंक्लूजन बनता है। इस पूरी बात को सम करें तो सॉल्यूशन यही निकलता है। अब साफ दिखता है कि किस पॉइंट की वेट ज्यादा है। ये लाइंस आर्ग्यूमेंट को एक क्लोजर देती है। क्लोजर हमेशा उसी के पक्ष में जाता है जो काम, स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट रहा हो। फाइनल स्ट्राइक देने का दूसरा तरीका है
समरी कंट्रोल पूरे आर्ग्यूमेंट को 3-4 काम लाइंस में समराइज कर देना। जब आप कामली पूरी बातचीत का सार बताते हो, तो सामने वाला खुद को करेक्टेड नहीं, गाइडेड फील करता है। यह सटल साइकोलॉजिकल डोमिनेंस होती है। समरी करते हुए आप ये भी दिखाते हो कि आप पूरी बातचीत सोची समझी क्लैरिटी से कर रहे थे, न कि इमोशंस में बहकर। फाइनल स्ट्राइक में एक और स्किल है सॉल्यूशन फ्रेमिंग। अगर आर्ग्यूमेंट हीटेड हो गया है, आप अंत में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुझाते हो। चलो, इसे ऐसे करते हैं, यह दोनों के लिए बेटर रहेगा। सॉल्यूशन देने वाला हमेशा मेंटली स्ट्रांगर माना जाता है, क्योंकि वह लड़ाई नहीं, डायरेक्शन देता है। फाइनल स्ट्राइक लाउडनेस से नहीं आती, ये आपकी कंसिस्टेंट कामनेस का रिजल्ट होती है। जब आप पूरे आर्ग्यूमेंट में स्टेडी रहे हो, लॉजिकल रहे हो, इमोशनली स्टेबल रहे हो, तब आपकी आखिरी बात ऑटोमेटिकली हैवी लगती है। सामने वाला उसे इग्नोर नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी प्रेजेंस को उसने पहले ही डोमिनेंट के रूप में परसीव कर लिया है। फाइनल स्ट्राइक के लिए एक और जरूरी स्किल है इमोशनल डिटैचमेंट। अगर आपकी इंटेंशन जीतने की नहीं, बल्कि क्लैरिटी और ट्रूथ की है, तो आपकी आखिरी लाइन में सिंसेरिटी दिखती है। लोग उस बात पर ट्रस्ट करते हैं जो जेन्युइन लगे। काम ट्रूथ हमेशा लाउड ईगो से जीतती है। फाइनल स्ट्राइक आपको आर्ग्यूमेंट में एक साइलेंट अथॉरिटी के रूप में एस्टैब्लिश करती है। यह वह मोमेंट है जहां कॉन्वर्सेशन आपके द्वारा तय की हुई दिशा में पीसफुली खत्म होती है। सामने वाला चाहे मान ले, चाहे ना माने, इंटरली उसे महसूस होता है कि आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन आपने शेप किया है। इन द एंड, आर्ग्यूमेंट कभी सिर्फ वर्ड्स का मुकाबला नहीं होता, यह माइंडसेट्स की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जीत उसे मिलती है जो काम, ऑब्जर्वेंट, स्ट्रैटेजिक और क्लियर सोच वाला हो। फाइनल स्ट्राइक आपकी पूरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी का अंतिम चरण है, वह स्टेप जहां आप बिना आवाज उठाए आर्ग्यूमेंट को अपने फेवर में सील कर देते हो। अगर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में खुद को कमजोर, कंफ्यूज्ड या ओवरपावर्ड महसूस करते थे, तो अब समय है इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने का। इन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करो। जितना आप शांत, प्रिसाइज और इमोशनली डिटैच रहोगे, उतना ही आप हर बहस में साइलेंट विनर बनोगे। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एनी आर्ग्यूमेंट बिना चिल्लाए आपकी नई स्ट्रेंथ है। अब इसे अपने असली पावर में बदलो। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली पावरफुल ब्रेकडाउन आपसे मिस ना हो। और एक बात और, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नीचे कमेंट में बताइए। मैं आपकी पसंद के अनुसार अगला डार्क साइकी एपिसोड लेकर आऊंगी।